गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मटवा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग लास्ट में एक एक्शन रिसर्च पे 2 पार्ट डिस्कस कर चुके, 2 पार्टों में उसे। आज उसी सीक्वेंस में हम लोग इसका थर्ड पार्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है क्रियात्मक शोध तथा परंपरागत शोध में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। चूँकि अभी तक डीएलएड के थर्ड सेम में अभी तक पूछा नहीं गया है, इस वजह से हो सकता है कि इस बार ये डिस्क्रिप्टिव में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये हो सकता है पूछा जाए, तो ध्यान से समझिएगा, है ना। अब इसको हमने समझाने के लिए इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो पहला पॉइंट है हमारा उद्देश्य की दृष्टि से। कहने का मतलब है कि परंपरागत शोध में क्या उद्देश्य होता है, परंपरागत शोध का उद्देश्य क्या होता है, और जो है क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या होता है। तो जो परंपरागत शोध का उद्देश्य होता है वो हमने आपको पार्ट 2 में ही बता दिया था कि जो परंपरागत उद्देश्य का परंपरागत शोध का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि नए नियमों, नए सिद्धांतों तथा नए ज्ञान की खोज करना। सिंपल सी बात है एकदम, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परंपरागत शोध का उद्देश्य नए नियमों, नए सिद्धांतों तथा नए ज्ञान की खोज करना। अब क्रियात्मक शोध का क्या उद्देश्य होता है? क्रियात्मक शोध का उद्देश्य होता है कि किसी भी विद्यालय की स्थानीय समस्याओं का हल ढूंढना तथा विद्यालयों की जो गतिविधियों में सुधार लाना। इसको भी हम बता चुके हैं कि जो विद्यालय होता है, शैक्षिक संस्थान होता है, उसमें जो भी छोटी बड़ी समस्याएं आ रही हैं उनका हल ढूंढना और उनके जो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही, गतिविधियां हो रही हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि परंपरागत शोध यानी मौलिक शोध या ट्रेडिशनल रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, जो भी कह लें आप, इसका क्या उद्देश्य होता है, और जो एक्शन रिसर्च है इसका क्या उद्देश्य होता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है समस्या के महत्व की दृष्टि से, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? समस्या के महत्व की दृष्टि से, यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉब्लम्स इम्पोर्टेंस, है ना। तो ये पॉइंट है, एक सेकेंड हाईलाइट कर दें, ये वाला पॉइंट है ना। तो इसके हिसाब से देखिए, परंपरागत अगर अनुसंधान की बात करते हैं तो परंपरागत अनुसंधान की समस्या का क्षेत्र व्यापक होता है। इन शोधों की समस्या शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र से होती हैं, ना कि किसी विद्यालय विशेष से। अब इस चीज़ को समझिए जरा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इन शोधों की समस्या शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र से, यहाँ पे अगर शिक्षा की बात ही ना करें, कोई भी क्षेत्र की बात करें, तो उस संपूर्ण क्षेत्र की जब समस्या होती है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? परंपरागत शोध का। और जब किसी विशेष विद्यालय, विशेष शैक्षणिक संस्थान की समस्या के लिए किसका प्रयोग होता है? एक्शन रिसर्च का। एग्जाम्पल के तौर पे एक हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा कि जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्राइमरी लेवल पे बच्चों की ड्रॉप आउट होने की संख्या बहुत ज़्यादा है। ड्रॉप आउट का मतलब समझ रहे होंगे, बच्चे आते हैं और बीच में पढ़ाई को छोड़ देते हैं, एडमिशन तो लेते हैं प्राइमरी लेवल पे, बट क्या करते हैं, बीच में कोई भी उनका फाइनेंशियल रीज़न हो या कोई भी उनका कारण हो जिसकी वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है इंडिया की। अब इस समस्या का हल निकालना किसके माध्यम से निकालेंगे? परंपरागत शोध के माध्यम से, यानी ट्रेडिशनल रिसर्च या मौलिक मूलभूत रिसर्च की सहायता से। अब देखिए, ये समस्या व्यापक है क्या एक विद्यालय विशेष की, ये बताइए। तो ये समस्या ऑल ओवर इंडिया की है। ऑल ओवर इंडिया मतलब इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र है, उस क्षेत्र की एक व्यापक समस्या है। ठीक है, तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, जो परंपरागत शोध में जो समस्या होती है उसका एरिया बहुत ब्रॉड होता है, वो समस्या का क्षेत्र का एरिया बहुत व्यापक होता है। अब देखिए, अब अगर क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, हम किसी विशेष विद्यालय, है ना, किसी विशेष जो विद्यालय है उसकी बात करें कि हाँ, ये जो ए विद्यालय है इसमें बच्चों में ड्रॉप आउट संख्या बहुत ज़्यादा, बाकी विद्यालयों में सही हो, पर्टिकुलर एक हम स्कूल या कॉलेज की बात करें, तो पर्टिकुलर एक कॉलेज की बात कर रहे हैं, उसकी ये व्यक्तिगत समस्या है, इस वजह से वहाँ पे कौन सा रिसर्च होगा? एक्शन रिसर्च। किसी एक विद्यालय की बात की जाए, एक संकुचित क्षेत्र की बात की जाए, तो वहाँ पे क्रियात्मक शोध होगा, और जब बहुत बड़े लेवल की बात की जाए तो वहाँ पे परंपरागत शोध होगा। यानी परंपरागत शोध की समस्या बहुत बड़ी होती है और क्रियात्मक शोध की समस्या का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे।
अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट ये है, हाईलाइट कर दें हम, चयन किए गए न्यायाधीश की दृष्टि से। अब इस पॉइंट को समझने से पहले ये जान ले हम कि ये न्यायाधीश क्या होता है ना। न्यायाधीश वर्ड से बिल्कुल मत घबराइए, इसका मतलब होता है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सैंपल। किसी भी चीज़ का सैंपल लेना क्या कहलाता है, न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश। ठीक है, अब देखिए कि अब चयन किए गए न्यायाधीश की दृष्टि से कहने का मतलब है क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा सैंपल लिया जाता है, और ट्रेडिशनल रिसर्च यानी परंपरागत या मूलभूत या मौलिक शोध में कौन सा जो है सैंपल लिया जाता है। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए बात को, कि आप लोग न्यूज़ चैनल तो देखते ही होंगे। जब भी इलेक्शन होता है, वो चाहे इंडिया में हो, चाहे ग्राम स्तर पर हो, ग्राम पंचायत का हो, है ना, या जिला स्तर पर हो, तो न्यूज़ में क्या होता है, न्यूज़ में क्या करते हैं कि जैसे इलेक्शन हो गया तुरंत उसके बाद एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर देते हैं कि फला जगह पर फला पार्टी जीत रही है ना, ऐसे ही तो होता है। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे उनको पता चल जाता है। वो क्या करते हैं, चूंकि समय उनके पास नहीं होता, जैसे ही इलेक्शन हो चुका होता है तुरंत वो अपना एग्जिट पोल देते हैं कि ये पार्टी जीत रही है। अब इतना कम समय है उनके पास, अब इतने कम समय में कैसे पता कर लेते हैं, तो वो करते क्या हैं, सॉरी, वो करते क्या हैं कि सपोज 1 लाख पॉपुलेशन वाला कोई एरिया है, 1 लाख जनसंख्या वाला या आबादी वाला कोई एरिया है, वहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे वो 1 लाख लोगों से ही नहीं पूछेंगे। वहाँ किससे पूछेंगे, वहाँ के 2-3 हज़ार लोगों की राय ले लेंगे, 2-3 हज़ार लोगों के रुझान जान लेंगे, भाई यहाँ पे कौन सी पार्टी जीत रही है, ठीक है, या आपके हिसाब से कौन जीत रहा है। तो उनकी राय को कंबाइन करके एनालिसिस करके निकाल लेते हैं फला पार्टी जीत रही है इन लोगों के हिसाब से। तो वो जो फला पार्टी जीत रही है उसी को वो रिजल्ट मान लेते हैं पूरे उस 1 लाख जो लोग हैं उनका। यानी जो सैंपल 3-4 हज़ार लोगों का लिया गया है, वो सैंपल जो है किस पर अप्लाई कर देते हैं, पूरी 1 लाख पॉपुलेशन पे, कि उनका भी वही कहना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो 4-5 हज़ार लोगों से पूछा गया है, उनकी जो राय ली गई, उनके बेसिस पे जो एग्जिट पोल निकाला गया, यही 3-4 हज़ार या 4-5 हज़ार लोगों से जो पूछा गया है, वो क्या है, सैंपल यानी न्याय दर्ज है। कहने का मतलब समस्या जितनी बड़ी होगी न्याय दर्ज हमारा उतना बड़ा होगा, सैंपल हमारा उतना बड़ा होगा, ये चीज़ नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या है पहला पॉइंट कि परंपरागत अनुसंधान में न्यायाधीश का आकार बड़ा होता है। वही चीज, आकार क्यों बड़ा होता है, समस्या बड़ी होती है, क्योंकि परंपरागत शोध का प्रयोग ही वहीं किया जाता है जहाँ पे समस्या बड़ी होती है। अब जब समस्या बड़ी है, वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे सैंपल भी बड़ा होगा। ठीक है, बात क्लियर हो चुकी होगी। अगला जो है कि भाई ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान में कितना बड़ा सैंपल होता है, न्यायाधीश की क्या स्वरूप क्या होता है, तो ये जान लीजिए। क्रियात्मक, अब सिंपल सी ये बात बताइए, क्या क्रियात्मक अनुसंधान का जो स्वरूप है वो बड़ा होता है, जी नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान का जो स्वरूप होता है वो सीमित होता है, संकुचित होता है। जैसे हम लास्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे थे, कुछ बच्चों ने अनुशासनहीनता की, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 बच्चे होंगे, है ना। तो 5 बच्चों में क्या आप सैंपल लेंगे, सैंपल नहीं लेंगे, उन्हीं 5 पे ही आप रिसर्च करेंगे। तो ये कहने का मतलब है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ कम होती है, समस्या संकुचित होती है, क्षेत्र संकुचित होता है, इस वजह से क्रियात्मक अनुसंधान में एक कॉलेज लेवल पे सैंपल लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। क्लियर है। फिर से परंपरागत अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक होता है, इस वजह से वहाँ का जो सैंपल यानी न्यायदर्श भी व्यापक होता है यानी बड़ा होता है। और जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो क्षेत्र छोटा होता है, संकुचित होता है, इसलिए यहाँ का जो सैंपल है, न्यायदर्श है, ये भी ना के बराबर होता है, यानी यहाँ पे हम न्यायदर्श की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि शोध के अभिकल्प की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझिएगा कि शोध के अभिकल्प की दृष्टि से, है ना। अब अभिकल्प को हमने पहले ही बता दिया था, अभिकल्प होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने कहा था अभिकल्प का मतलब होता है डिज़ाइन। क्या मतलब होता है, अभिकल्प का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन। क्या मतलब होता है, डिज़ाइन यानी प्रारूप। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनिए, ध्यान से एकाग्रचित होकर समझिए। देखिए, हमने ये तो बता दिया था आपको कि परंपरागत शोध में अभिकल्प बदला नहीं जा सकता है, यानी एक बार अगर रिसर्च शुरू हो गई तो आप बीच में उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल।
क्यों, बल्कि एक्शन रिसर्च में हम चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है भाई क्यों, क्यों हम नहीं परंपरागत अनुसंधान में या ट्रेडिशनल रिसर्च यानी या मौलिक अनुसंधान में हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम बीच में अपने डिज़ाइन को चेंज नहीं कर सकते। तो ज़रा समझिए कि परंपरागत अनुसार जो अनुसंधान होता है बहुत वृहद स्तर पर होता है, बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है। उसको उस रिसर्च को करने में 6, 7, 8, 10, 12 महीने या उससे ज़्यादा लग जाते हैं। तो आप ये चीज़ हमें बताइए, जिस रिसर्च को करने में 1 साल या 1.5 ईयर लग रहा है, ठीक, उसका डिज़ाइन आपने तैयार कर लिया, ठीक, फिर 6 महीने बाद आपने सोचा अपना 6 मंथ के लिए उसको चेंज कर देते हैं। तो ये आप ये बताइए, आप 6 महीने बाद उसका डिज़ाइन चेंज करेंगे, चूंकि इतना लंबा आपका रिसर्च है तो ऑब्वियस सी बात उसमें मनी बहुत लगेगी, यानी पैसा बहुत लगेगा, आपका टाइम भी बहुत लगेगा। तो अगर आपने 6 महीने के बाद आपने पूरा डिज़ाइन ही चेंज कर दिया, यानी आपका उतना पैसा वेस्ट गया। भाई आपने नया प्रारूप तैयार किया तो नए हिसाब से आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप अगर आपने डिज़ाइन चेंज किया यानी शोध का अभिकल्प अगर बदला तो आप फिर वहीं ज़ीरो पे पहुंच जाएंगे जहां से शोध की शुरुआत की थी। इस वजह से क्या करते हैं कि हम परंपरागत शोध का अभिकल्प नहीं चेंज करते। हाँ, आपको चेंज करना है तो आप शोध शुरू होने से पहले जितनी बार चाहें, जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से चेंज करिए, लेकिन कब? शोध यानी रिसर्च शुरू होने से पहले। ये ध्यान रखिए। क्रियात्मक अनुसंधान में अभिकल्प लचीला क्यों होता है? क्यों होता है जरा देखिए, इसमें इसमें लिखा है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान में रूपरेखा यानी अभिकल्प जो है लचीला होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब लचीला क्यों होता है? क्या क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र व्यापक होता है? क्या क्रियात्मक अनुसंधान में बहुत ज़्यादा समय लगता है? जी नहीं। समस्या विद्यालय एक विशेष विद्यालय की होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3, 4, 5 दिन, 1 वीक, 2 वीक, है ना। और बहुत ज़्यादा लोगों पे शोध नहीं होता है, जिस हिसाब से समस्या होती उस हिसाब से वहाँ पे रिसर्च की जाती है। तो वहाँ पे इतना बड़ा एरिया नहीं है, संकुचित एरिया है, कुछ ही लोग हैं। जब कुछ ही लोग हैं तो हम तथ्यों के हिसाब से उसमें ना ज़्यादा पैसा लगना है ना ज़्यादा टाइम वेस्ट होना। एक लिमिट है टाइम की, भाई 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ये डिसाइड हो ही जाएगा, है ना। तो उसमें ना तो समय की कोई दिक्कत है ना पैसे की दिक्कत है, पैसा भी इतना लगना नहीं उसमें। इस वजह से जैसे जैसे तथ्य मिलते जाएं तो हम एक बार क्रियात्मक शोध शुरू भी हुआ तो बीच में भी हम डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े व्यापक स्तर की समस्या नहीं है, और ना तो व्यापक स्तर का क्षेत्र है, और ना ही उसमें ज़्यादा धन लगना है, ना ही ज़्यादा उसमें समय लगना है। इस वजह से दोनों में आपको समझ में आ गया होगा क्यों क्रियात्मक अनुसंधान में हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं और क्यों परंपरागत अनुसंधान में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, सामान्यीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान से समझिए। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है, तबीयत खराब है, इस वजह से सॉरी उसके लिए, थोड़ा मैनेज करिए। हाँ, सामान्यीकरण। अब देखिए, सामान्यीकरण का मतलब है कि जनरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि सॉरी, सामान्यीकरण का मतलब ये है कि अभी फिर हम एग्जिट पोल वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं कि भाई 4 to 5,000 पे उन्होंने सर्वे कर लिया और 1 लाख पे वो चीज़ अप्लाई कर दी। ठीक, सामान्यीकरण का मतलब यही होता है कि कुछ लोगों का सर्वे किया जाए और वही सर्वे सारे लोगों पे अप्लाई कर दिया जाए। क्लियर है? इसमें ये चीज़ लिखी भी हुई है, जरा आप इसको देखिए कि यहाँ से पढ़िए कि परंपरागत जो शोध होता है अधिकांशतः सामान्यीकरण के उद्देश्यों से ही किए जाते हैं। हर शोधकर्ता किसी न किसी प्रकार का सामान्यीकरण अवश्य करता है। इन अनुसंधानों में न्यायादर्श पर किए गए, ये देखिए यहाँ से है, कहाँ गया, इन अनुसंधानों में न्यायादर्श पर किए गए अध्ययनों के परिणाम को पूरे समग्र के लिए सत्य मान लिया जाता है। कहने का मतलब है जो 4-5 हज़ार लोगों पे हमने सर्वे किया, उसी सर्वे को उस एरिया के 1 लाख लोग जो जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं पूरे 1 लाख के लिए वो चीज़ सत्य मान ली जाती है। इसी 4-5 लोगों की बात को 1 लाख पे अप्लाई करना क्या कहलाता है? समग्रीकरण या सामान्यीकरण। क्लियर है? अब ये बताइए, क्या क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आप खुद सोचिए। सामान्यीकरण वहीं होगा जहां पे सैंपल होगा, यानी जहां सैंपल होगा उसी सैंपल को हम पूरे पे अप्लाई कर देंगे। जब क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श ही नहीं होता है
ठीक है, या ना के बराबर होता है, यानी कि जो डिज़ाइन सॉरी जो सैंपल होता नहीं है, जब सैंपल ही नहीं है तो हम उसका जनरलाइजेशन करेंगे कैसे? चूंकि 10 ही लोग हैं, 10 में ऐसा तो नहीं 10 लोग समस्या हम एक का सैंपल लें फिर 10 पे अप्लाई करें, हम 10 का साथ में रिसर्च करेंगे और पहले से ही उसका हम जनरलाइजेशन कर देंगे। यानी क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श की आवश्यकता नहीं होती है, चूंकि समस्या संकुचित होती है, क्षेत्र संकुचित होता है, इस वजह से इसमें न्यायादर्श यानी सैंपल की आवश्यकता नहीं। जब सैंपल की आवश्यकता नहीं तो सामान्यीकरण का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, एक बार फिर से आप इसे दोहरा लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हाँ एक बात और, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा उसमें हम टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च की बात करेंगे। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू।